गरीब किसान देवरानी की अमीर जमींदार जेठानी। मीनाक्षी, मुझे लगता है अब हमें अजय की शादी करवा देनी चाहिए। जी सही कहा आपने। मैं शामू भाई से बात करती हूँ, वो कोई अच्छा सा रिश्ता बताएंगे हमें। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माँ, मैं भी खेत में जा रहा हूँ। अजय भोला ये दोनों भाई चमनपुर गांव में अपने छोटे से घर में अपने गरीब माता पिता हरिया मीनाक्षी के साथ रहते हैं। अजय को कुछ दिन पहले ही उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी मिली थी और भोला उसी गांव में दूसरों के खेतों में 200 रुपये रोज से मजदूरी करता था। भोला पढ़ा लिखा नहीं था। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन अजय को उसी गांव में एक जमींदार की बेटी पायल से प्यार हो जाता है। पायल पढ़ी लिखी अमीर परिवार की बेटी थी। तभी पायल के माता पिता हरीश मेनका अजय की नौकरी देखकर पायल की शादी अजय से करवा देते हैं, जिसके बाद पायल दहेज में एक खेत, एक घर और कई सारा पैसा लेकर आती है और अपने ससुराल वालों को अपने नए बड़े से घर में ले जाती है। शादी के 3 दिन बाद, माँ जी मुझसे घर के काम नहीं होते, आप घर में एक नौकर रख लीजिए ना। भाभी, आजकल के नौकर भरोसे के लायक नहीं होते, वो काम सही से नहीं करते। तो देवर जी आप मेरे साथ मिलकर कर लिया करो सारे घर के काम। वैसे भी आप तो खेतों में मजदूरी ही करते हो ना, तो आप मेरे खेत में जाकर मजदूरों को भी देखाया करिए। हाँ भोला, तू काम में बहू का हाथ बटा दिया कर। उसके बाद भोला पायल के साथ घर के काम करने लगा। अब धीरे धीरे दिन गुजरते गए। पायल ने अब सारा काम भोला के कंधों पर डाल दिया था। भोला अपनी भाभी की हर बात मानता था। यूं कहें तो पायल ने भोला को अपना देवर नहीं नौकर बना रखा था। भोला को घर के काम करता देखकर मीनाक्षी हरिया भी पायल को कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि पायल ने खेत, घर और पैसों से उनका मुंह बंद कर दिया था। अगली सुबह, देवर जी आप खेत में जाकर देखाइए कि वहाँ मजदूर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तभी भोला अपनी भाभी के खेत में आता है, जहाँ काफी सारे किसान काम कर रहे थे। तभी भोला की नजर एक साक्षी नाम की गरीब खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो किसान की बेटी थी और वो पायल के खेत में काम कर रही थी। अरे वाह, कितनी खूबसूरत है ये लड़की, अब तो मुझे रोज खेत में आना होगा। भोला वहीं बैठकर साक्षी को ताड़ने लगता है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब भोला रोज रोज खेत में आकर साक्षी को देखने लगा और साक्षी रोज रोज भोला की नजरों को नोटिस करने लगी। तभी एक दिन साक्षी भोला के पास आती है। क्या बात है, आप रोज रोज मुझे ऐसे देखते क्यों रहते हो? साक्षी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पर मैं आपसे प्यार नहीं करती। इतना कहकर साक्षी खेत में काम करने लग जाती है। साक्षी, एक दिन तो मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। उसके बाद भोला रोज रोज खेत में आकर साक्षी को देखने लगा और काम में उसकी मदद करने लगा। अब अपने प्रति भोला का ऐसा लगाव देखकर साक्षी भी भोला से प्यार करने लगती है। एक दिन साक्षी भोला खेत में थे। भोला जी आप मुझसे शादी करोगे? आपकी अच्छाई ने मुझे आपका दीवाना बना दिया है। उसके बाद दोनों किसी को बताए बिना ही मंदिर में शादी कर लेते हैं। साक्षी के करीब माता पिता सुजाता कुलदीप को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, पर जब भोला साक्षी को अपने घर पर ले आता है, देवर जी ये क्या किया आपने? आपका तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पर आपने मेरा तो ख्याल किया होता। ये किस गरीब किसान की बेटी को आप मेरी देवरानी बनाकर ले आए हैं? भाभी, मैं साक्षी से प्यार करता हूँ। एक पैसे की तो आपकी कमाई नहीं है और मैं आपके परिवार को भी पालूं और अब इस गरीब को भी पालूं क्या? लेकिन एक सुझाव है मेरे पास। अगर ये यहाँ मेरी नौकरानी बनकर रहेगी तब मैं इसे इस घर में रहने दूंगी। भाभी, पहले मैं भी काम करके पैसे कमाता था, पर आपकी वजह से मुझे अपना काम छोड़कर आपकी सेवा में लगना पड़ा। यहाँ काम करने के बदले मैं आपको 2 समय का खाना देती थी, कोई मुफ्त में नहीं करवाती थी मैं आपसे काम। तभी भोला पायल में काफी बहस होने लगती है। तभी भोला पायल से सारे नाते तोड़कर साक्षी को लेकर वहां से चला जाता है। जी आप कहाँ जाएंगे हम? तभी भोला की माँ मीनाक्षी आती है। भोला बेटा, तू क्यों पायल बहू से बहस कर रहा था? जा बेटा, तू साक्षी बहू को अपने पुराने घर में ले जा। तभी भोला साक्षी को लेकर अपने छोटे से झोपड़े जैसे घर में आता है और दोनों वहीं रहने लगते हैं। इधर पायल, उस 2 कौड़ी के मेरे नौकर भोला ने उस गरीब लड़की के लिए मेरा इतना अपमान किया, उस भोला को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन सवेरे भोला गांव में एक खेत में आकर मजदूरी का काम करने लगता है। जब पायल को इस बात की खबर मिलती है तो वो खेत के मालिक से कहकर भोला को काम से निकलवा देती है। भोला, तुझे तो वापस मेरे पास ही आना पड़ेगा।
इसके बाद भोला साक्षी जहाँ जहाँ काम करने जाते हैं तो पायल लोगों से कहकर उन्हें हर काम से निकलवा देती है। अब गांव में कोई भी उन्हें काम नहीं देता। एक रात दोनों अपने छोटे से घर में बैठे थे। भोला जी, हमें तो कहीं भी काम नहीं मिल रहा, हमें वापस अपने घर चले जाना चाहिए। मैं बात करूंगी ना जेठानी जी से। तभी साक्षी के कहने पर भोला अपने घर आता है और पायल से माफी मांगता है। देखा देवर जी, आखिर में आ ही गए ना आप मेरी दहलीज पर। जेठानी जी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इस गरीब किसान की बेटी की वजह से देवर जी मुझे इतना तेवर दिखा रहे थे ना। अब देखना मैं इस साक्षी का क्या हाल करती हूँ। भोला, अब तुझे इस घर के सारे काम करने होंगे और साक्षी तुझे रोज खेत में जाकर मजदूरी करनी होगी, तभी तुम दोनों को इस घर में 2 समय का खाना मिलेगा, समझे। तभी अगले दिन से भोला घर के काम करने लग जाता है और साक्षी पायल के खेत में आकर कड़ी धूप में काम करने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन साक्षी खेत में हल चला रही थी और पायल वहां खेत में एक पेड़ के नीचे झूले पर बैठकर फल फ्रूट खाते हुए साक्षी को काम करता देख रही थी और कुछ खेत के मजदूर पायल के पास खड़े रहकर उसे कपड़े के पंखे से हवा कर रहे थे। रोहन, जा हल से बैल निकाल कर छोड़ दे और साक्षी से कहना कि वो अपने कंधे पर हल रख कर खेत में चलाए और बाकी मजदूरों से कहना कि कुछ दिन तुम्हारी छुट्टी है तो खेत में मत आना। जी मालकिन। अब दिखाती हूँ मैं इस गरीब देवरानी को। बड़ा कमंड दिखाकर गए थे ना ये दोनों मुझे। तभी रोहन हल के दोनों बैल खोलकर साक्षी को अपने कंधों पर हल चलाने की बात कहता है और सारी मजदूरों को घर भेज देता है। अब खेत में अकेली साक्षी बची थी। ये देखकर साक्षी पायल के पास आती है। जेठानी जी, मैं अपने कंधों पर हल कैसे चला सकती हूँ? आपने क्यों सारे मजदूरों को निकाल दिया? मैं आपकी देवरानी हूँ जेठानी जी, मुझ पर ऐसा जुल्म न कीजिए। अच्छा चल ठीक है, अगर तू मेरी एक शर्त को पूरा करेगी तो मैं तुझे अपने बराबर का मान सम्मान इज्जत दूंगी। घर में तुझे आधा हिस्सा भी दूंगी। तुझे अगले 6 महीने के अंदर खेत में फसल पेर कर 200 किलो गेहूं निकालने होंगे। अगर तू मेरी इस चुनौती को पूरा करती है तो तुझे और तेरे पति दोनों को मेरे घर में पूरा मान सम्मान मिलेगा और घर का आधा हिस्सा भी। तभी साक्षी पायल की इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है और वो अगले दिन से खेत में गेहूं की फसल पेर कर अकेली खेत का काम करने लगती है। करीब 1 महीना बीत जाता है और साक्षी की पैरी हुई फसल निकल आती है। एक दिन पायल खेत में आती है। अपनी इस देवरानी को तो मैं ये चुनौती जीतने नहीं दूंगी। तभी पायल रात को चुपके से खेत में जानवर छोड़ देती है जो साक्षी की सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। अगले दिन जब साक्षी भोला खेत में आते हैं, अरे हमारी फसल बर्बाद कैसे हो गई? कितनी मेहनत की थी साक्षी तुमने फसल को लगाने में। तभी साक्षी हार नहीं मानती और फिर से खेत में फसल पेरना शुरू कर देती है। पायल बार बार साक्षी की फसल को बर्बाद करने लगती है पर साक्षी हार नहीं मानती। देखते ही देखते 6 महीने का अरसा बीत जाता है और साक्षी की गेहूं की फसल तैयार हो जाती है। तभी सारे गांव वाले और परिवार के लोग खेत में आते हैं और सबके सामने साक्षी के गेहूं का वजन किया जाता है। भगवान जी मेरी मदद कीजिए, बस मेरी ये गेहूं 200 किलो निकल जाए। तभी साक्षी की फसल के सारे गेहूं 220 किलो निकलते हैं। ये देखकर सब बहुत खुश होने लगते हैं। ये करीब चुनौती जीत कैसे गई। तभी गांव में सबसे कीमती गेहूं साक्षी के बिकते हैं, जिसके बाद साक्षी सारा पैसा लाकर अपनी जेठानी पायल को देती है। साक्षी, तुमने कर दिखाया। अब वादे के मुताबिक मैं अपने घर का आधा हिस्सा तुम्हारे और देवर जी के नाम कर देती हूँ। नहीं जेठानी जी, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें बस आप सबका प्यार और परिवार चाहिए। आज पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल आपके खेत की निकली है और देखिए शहर के कारखाने का ऑर्डर हमें मिला है। अब जीवन भर हमारी फसल शहर के कारखाने वाले भारी दाम में खरीद कर ले जाएंगे। ये सुनकर पायल बड़ी खुश हो जाती है। उसके बाद साक्षी पायल की खूब सेवा करने लगी और वो अपनी अच्छाई से एक दिन अपनी जेठानी का दिल जीत लेती है, जिसके बाद पायल भी अपने ससुराल वालों से अच्छी हो जाती है और वो हमेशा के लिए अपना घमंड छोड़ देती है। साक्षी, तूने सही कहा था, परिवार के साथ मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। माँ जी, ससुर जी, अब तक जो मैंने आप सबके साथ किया, बदतमीजी की है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए और देवर जी साक्षी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद सब साक्षी को माफ कर देते हैं और सब एक साथ हंसी खुशी मिलकर अपना जीवन बिताते हैं।